प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो लेक्चर में फिजिकल ज्योग्राफी की यूनिट 3 के ए टॉपिक के अंतर्गत वायुमंडल के संगठन एवं संरचना के बारे में समझेंगे। आज हम जानेंगे कि वायुमंडल किन किन तत्वों से मिलकर बना है और उनकी संरचना किस प्रकार की है। कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी को चारों ओर से घेरने वाला असीम दृश्य अदृश्य स्थान जो कि अंतरिक्ष यूनिवर्स ब्रह्मांड कहलाता है। इस ब्रह्मांड में गैलेक्सीज और उसी में आकाशगंगा एक ऐसी गैलेक्सी है जिसमें हमारा सौर मंडल समाया हुआ है, जिस गैलेक्सी को मिल्की वे कहा जाता है। सौर मंडल ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतु, उल्काओं इत्यादि का एक परिवार है और जिसका मुखिया तारा सूर्य है। इस प्रकार से सौर मंडल एक हमारा सुव्यवस्थित परिवार है और उसमें 8 ग्रह हैं। उन्हीं महत्वपूर्ण ग्रह में एक ग्रह हमारी पृथ्वी है। सौर मंडल में सूर्य के चारों ओर ये सभी ग्रह परिक्रमा करते हैं और एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण सूर्य के चारों ओर परिक्रमण में ये सभी ग्रह अपने अपने पथ पर परिक्रमा करते हैं। सौर मंडल का सूर्य से दूरी की दृष्टि से तीसरा ग्रह, जिसे कि हम जलीय ग्रह वाटरी प्लेनेट भी कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी के कुल क्षेत्र के 71% भाग पर जल है। इस पृथ्वी के चारों ओर दृश्य अदृश्य घेरे हुए विस्तृत फैलाव को वायुमंडल कहते हैं। यह वायुमंडल एक आवरण और लिफाफे के रूप में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी के साथ सराउंडिंग या घेरे हुए है और इट इज अ थिन एनवेलप ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ। और वी कैन से the atmosphere is a thin layer of gas held to the earth by gravitational attraction. The atmosphere is a blanket of gases and suspended liquids and solids that entirely envelops the earth, extending outwards several thousand kilometers. वायुमंडल गैसों तथा लटके हुए द्रव एवं ठोस कणों के साथ एक ऐसा आवरण है जो पृथ्वी को पूर्णतया घेरे हुए है और हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस वायुमंडल में वायु, जो कि रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन है, कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस है, यह पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है और जिसकी उपस्थिति हमें सामान्यतः नहीं होती है जब तक कि यह पवनों के रूप में नहीं चलती है। वायु की एक विशेषता है, यह गतिशील, लचीली, संपीड़न एवं प्रसारणीय, तापमान के साथ सिकुड़ती एवं फैलती है, गतिशील है और इलास्टिसिटी, मोबाइल एंड इलास्टिक है। A mechanical mixture of gases and aerosols is called air. वायुमंडल की ऊंचाई के बारे में विद्वानों में कई मतभेद है। नवीनतम खोजों के अनुसार 32,000 किलोमीटर से भी अधिक ऊंचाई के भाग को इसकी सीमा को निश्चित किया जा सकता है। पृथ्वी के साथ संलग्नित वायुमंडल की
धरातल के निकटवर्ती गैसेस भारी एवं जैसे जैसे हम ऊंचाई में जाते हैं गैसेस हल्की एवं विरल होती जाती है। वायुमंडल का संगठन कई गैसेस का मिश्रण, इसके अतिरिक्त जलवाष्प एवं धूल कणों से बना हुआ वायुमंडल, जिसमें गैसेस यूनिफॉर्म गैसेस नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन और नियोन, हीलियम, मीथेन जैसी गैसेस। इसके अतिरिक्त कुछ गैसेस वेरिएबल गैसेस के रूप में जलवाष्प, ओजोन एवं कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जिनकी मात्रा वायुमंडल में परिवर्तित होती रहती है। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसेस में, जैसा कि हम इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, वृत्ताकार पाई डायग्राम में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक है 78.08% और कहीं कहीं पर यह 78.03% भी। दूसरे स्थान पर ऑक्सीजन 20.94% और इस प्रकार से नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन दोनों मिलाकर के वायुमंडल का 99% भाग घेरे हुए है। नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही वायु दाब, पवनों की शक्ति, प्रकाश के परावर्तन का हमें आभास होता है और नाइट्रोजन वस्तुओं को तेजी से जलने से भी बचाती है। और यदि वायुमंडल में नाइट्रोजन ना हो तो आग पर नियंत्रण करना भी बहुत कठिन हो जाए। नाइट्रोजन से पेड़ पौधों में प्रोटीन का निर्माण भी होता है, जो कि भोजन का मुख्य अंग है। यह गैस वायुमंडल में लगभग 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। ऑक्सीजन गैस, जो कि जीवनदायिनी गैस है, जिसके बिना हम सांस नहीं ले सकते, जीवन संभव नहीं है। इसी प्रकार से हम जानते हैं कि ऑक्सीजन जलने में सहायता करती है, उसके अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकेंगे। यह ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और औद्योगिक विकास का महत्वपूर्ण आधार है। वायुमंडल में यह 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है, परंतु 16 किलोमीटर के पश्चात इसकी मात्रा बहुत ही कम हो जाती है। ऑर्गन वायुमंडल की महत्वपूर्ण गैस है, 0.934% हम देख रहे हैं इस पाई चार्ट में, जो कि वायुमंडल की निचली परतों में ही पाई जाती है। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण गैस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसकी मात्रा, ये सबसे भारी गैस है और वायुमंडल की निचली परतों में ही पाई जाती है। यद्यपि यह 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाई जाती है, परंतु इसका अधिकांश भाग भूतल के, पृथ्वी तल के निकट ही होता है। बहुत कम मात्रा में होने पर भी यह एक महत्वपूर्ण गैस है, जिसकी मात्रा औद्योगिकरण के साथ बढ़ती भी जा रही है और इसके बढ़ने के कारण ही ग्लोबल वार्मिंग जैसी पर्यावरणीय दुष्परिणामों का भी हम देख रहे हैं, दुष्प्रभाव भी हम देख पा रहे हैं। इसके अतिरिक्त हाइड्रोजन, जो कि एक हल्की गैस है, 1100 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है और इसका वायुमंडल में प्रतिशत 0.1% ही है। यहाँ हम इस चार्ट में और भी देख रहे हैं, मीथेन, क्रिप्टॉन, हाइड्रोजन जैसी गैसों का प्रतिशत बहुत कम मात्रा में है और इनका कंसंट्रेशन इन ppm पार्ट्स पर मिलियन भी हम इस चार्ट में देख पा रहे हैं। इसके अतिरिक्त ओजोन गैस जो एक महत्वपूर्ण ऑक्सीजन का ही विशेष रूप है, जो वायुमंडल में अधिक ऊंचाइयों पर बहुत ही कम मात्रा में मिलती है, परंतु यह सूर्य से आने वाली किरणों को अवशोषित कर पराबैंगनी किरणों को धरातल पर पहुंचने से रोक देती है और ओजोन लेयर, ओजोन के डिप्लेशन के कारण इस दुष्परिणाम को हम ओजोन डिप्लेशन कहते हैं। वायुमंडल में गैसेस के अतिरिक्त
जलवाष्प, वाटर वेपर, बहुत ही एक महत्वपूर्ण तत्व है जो कि सूर्य से आने वाले सूर्य ताप के कुछ भाग को अवशोषित कर पृथ्वी द्वारा विकिरित ऊष्मा को बनाए रखकर पृथ्वी के लिए एक ब्लैंकेट का कार्य करता है, जिससे पृथ्वी न तो अधिक गर्म होती है और न ही अधिक ठंडी होती है। और इसी के कारण ओस, धुंध, कोहरा, बादल इत्यादि बनते हैं। इसी प्रकार से इंद्रधनुष, प्रभामंडल, हैलो जैसे आकाशीय दृष्टि के मनोरम दृश्य भी जलवाष्प के कारण ही दिखाई देते हैं। वस्तुतः जलवाष्प की मात्रा परिवर्तनशील है। वायुमंडल में जलवाष्प की औसत मात्रा 2% है, परंतु अति आर्द्र जलवायु की स्थिति में ये 4% से अधिक भी नहीं हो पाती है। अति शुष्क वायु में जलवाष्प थोड़ा बहुत भी होता है, परंतु होता है। आर्द्र क्षेत्रों में यह अधिक और मरुस्थलीय क्षेत्रों में यह बहुत कम मात्रा में होता है। वस्तुतः वायुमंडल में उपस्थित कुल जलवाष्प का अधिकतम या लगभग आधा भाग 2000 मीटर की ऊंचाई तक ही होता है। इसी प्रकार डस्ट पार्टिकल्स, जिन्हें एरोसोल्स भी कहा जाता है, धूल के कण, ये भी वायुमंडल में वायु की गति के साथ उड़ते रहते हैं। ये विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होते हैं, जैसा कि सूक्ष्म मिट्टी, मिट्टी के पार्टिकल्स, सॉइल पार्टिकल्स, समुद्री नमक, धुआं, उल्कापात, ज्वालामुखी, इन सभी से प्राप्त होने वाले ये धूल के कण वायुमंडल की निचली परतों में रहते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, क्योंकि ये कंडेंसेशन न्यूक्लियाई, आर्द्रता ग्राही नाभिक, हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के रूप में कार्य करते हैं। क्योंकि जितना भी वायुमंडल में जलवाष्प का संघनन होता है वो इन आर्द्रता ग्राही नाभिकों के बिना संभव नहीं होता है, और इन्हीं के कारण से बादल बनते हैं और वर्षण की क्रियाएं भी होती हैं। जहां तक हमने देखा है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जितने भी अलग अलग रंग आकाश में बिखरे हुए होते हैं, ये सभी रंग इन धूल कणों से सूर्य की किरणों के टकराने के कारण ही हमें दिखाई देते हैं। जो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो हमें रंग दिखाई देते हैं, इन सब रंगों के बनने का कारण भी यही एरोसोल्स ही होते हैं। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि वायुमंडल में ये लटके हुए कण अलग अलग आकार के होते हैं और ये आर्द्रता ग्राही नाभिक के रूप में कार्य करते हैं, और ये वायुमंडल में समुद्री नमक, वायु के पवनों के अपक्षय और अपर्दन, ज्वालामुखी और ह्यूमन एक्टिविटीज से वायुमंडल में होते हैं, जिनका महत्वपूर्ण योगदान हमने अभी समझा ही है। धन्यवाद।